Hello, good evening to all of you. Today we are going to discuss about some important concepts of organic chemistry. Today we'll discuss how a reaction starts, and when the reaction starts from reactant to product, how the formation happens. एक रिएक्शन जब शुरू होता है तो एक रिएक्शन में कौन पार्ट लेता है, पार्ट लेने के बाद बनाता क्या है और फाइनली प्रोडक्ट में क्या मिलता है, अल्टीमेटली आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आज हम टॉपिक शुरू करते हैं और इसमें हम रिएक्शन इंटरमीडिएट का भी कुछ डिस्कशंस करेंगे, साथ में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का भी डिटेल्स हम लोग लेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। सो फर्स्ट, फॉर any organic reaction we take R plus S. What is R? R is considered as reagent, S is considered as substrate, और reagent और substrate मिलके बनाता है intermediate, जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। एंड फ्रॉम इंटरमीडिएट वी गेट प्रोडक्ट, यहां से हमें एक प्रोडक्ट मिलती है। इंटरमीडिएट क्या क्या हो सकता है? बेसिकली इट मे बी कार्बोकैटायन, इट मे बी कार्बोएनायन, इट मे बी कार्बन फ्री रेडिकल, इट मे बी कार्बीन, इट मे बी नाइट्रीन और इट मे बी बेंजाइन। सो ये हमारी पॉसिबिलिटीज हैं जो कंसीडर करते हैं इंटरमीडिएट की तरह। तो इंटरमीडिएट है क्या चीज? सबसे पहले हम लोग रिएजेंट सबस्ट्रेट क्या है वो जान लेते हैं, फिर हम इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिएजेंट है क्या? इन केस ऑफ एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन, रिएजेंट इज द अटैकिंग रिएजेंट, इट अटैक्स, ये अटैकिंग सब्सटेंस है। तो रिएजेंट के बारे में हम लोग बोलते हैं कि इट अटैक्स, ये अटैक करता है, और सबस्ट्रेट इज अटैक्ड। तो ये जो वेरिएशन हम लोग देख रहे हैं कि ये अटैक करता है और ये अटैक होता है, सवाल ये आता है कि ये अटैक करता क्यों है? व्हाई इट अटैक्स? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? ईच एंड एवरी एलिमेंट वांट्स टू बी स्टेबल. Reagents are generally electron rich species, so they want to donate their electron to the substrate so that substrate also gets the electron. Substrate is a electron deficient species. ये एक electron deficient species होता है। हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल रहे, तो ये स्टेबल रहने के लिए अटैक करता है, और ये अटैक इसीलिए होता है ताकि इसकी ऑक्टेट फिलअप हो जाए और इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है वो पूरा हो जाए। तो इसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ऐसी स्पीसीज को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोफाइल। दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल। तो पहला सवाल आता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये है क्या चीज? न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये एक ऐसी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, और क्या बोल सकते हैं? दे मे बी ए हाइपर ऑक्टेट और सुपर ऑक्टेट सिस्टम। सुपर ऑक्टेट सिस्टम, तो दिमाग में ये बात आता है कि जो हाइपर या सुपर ऑक्टेट बोल रहे हैं, होता क्या है ये हाइपर या सुपर ऑक्टेट? हाइपर का मतलब, आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। जैसे हम लोग कंसीडर करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा हाइपर मत हो। हाइपर मत हो मतलब नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा सा ऊपर। जैसे हम लोग कंसीडर करते हैं मैन, सुपरमैन, सुपरमैन का पावर बहुत ज्यादा होता है, तो ऑक्टेट से जो ज्यादा है वो सुपर ऑक्टेट या हाइपर ऑक्टेट है। मतलब जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी सिस्टम बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल जैसा। हो सकता है कि कुछ ऐसी भी सिस्टम्स हैं जो हाइपर ऑक्टेट सिस्टम है लेकिन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते, तो वो एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं। उसमें एक्सेप्शन में आ जाता है PCl5, SF6, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। अब आपको लगेगा कि भाई ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है फिर भी एक्सेप्शन में आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि SF6 के चारों तरफ या फास्फोरस के चारों तरफ जो क्लोरीन और यहां जो फ्लोरीन एटम है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इस सल्फर एटम को
और ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रहती है, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन की तरफ खिंचा हुआ रहता है या क्लोरीन की तरफ रहता है। इसी कारण से ये वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में और क्या बोल सकते हैं? हम लोग जानते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड क्या है? एसिड एक ऐसी सब्सटेंस है जो H+ को डोनेट कर सकता है एक्वस मीडियम में, मतलब जो एक्वस मीडियम में H+ डोनेट करे, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो एक एसिड है। तो बेस क्या है? व्हाट इज ए बेस? दैट गिव्स OH- इन एक्वस मीडियम, दैट इज कंसीडर्ड एज बेस, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में एक वेरिएशन आया जो NH3 के वजह से आया था। NH3 में हम देख सकते हैं, NH3 में 6 और 2 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है NH3 के सिस्टम में। तो हम लोग अगर NH3 की बात कर रहे हैं तो NH3 के केस में क्या होगा कि इस केस में ऑक्टेट तो फिलअप है, लेकिन ये जो NH3 स्पीसीज है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो पूछा गया कि बताओ NH3 एसिड है या बेस है? तो इस सवाल का जवाब अगर हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से देना चाहें, हम नहीं दे सकते। ना ही ये H+ को डोनेट कर सकता है, ना ही ये OH- को डोनेट कर सकता है। तो ये जो एमोनिया है ये एसिड है या बेस है, इस सवाल का जवाब हमें मिला ही नहीं। तो इस सवाल का जब हम लोग जवाब ढूंढने गए तो एक नया कॉन्सेप्ट आया, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने नाम दिया था ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, या फिर हम लोग ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट से भी जानते हैं। तो जो ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड वो है जो H+ डोनेट करे। मीडियम डिपेंडेंसी खत्म कर दिया गया, यहां मीडियम में कोई डिपेंडेंसी नहीं रहा। तो जो एसिड होगा वो क्या होगा? वो H+ डोनर होगा। जो बेस होगा वो होगा H+ एक्सेप्टर। जैसे NH3 H+ ले सकता है और ये बन जाता है NH4+। क्योंकि NH3 H+ ले सकता है तो ये एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो भी कॉन्सेप्ट हमें मिला था, जो लिमिटेशन आर्हेनियस में रह गया था, वो यहां सुधर गया। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट, जिसको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट से भी जानते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में एग्जैक्ट आइडिया के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको बोला गया ल्यूइस कॉन्सेप्ट। ल्यूइस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, और बेस वो सब्सटेंस है जो लोन पेयर डोनेट कर सके। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि ये जो लोन पेयर को डोनेट या लोन पेयर को एक्सेप्ट का केस है वो कैसे आएगा, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो लोन पेयर डोनेशन एंड लोन पेयर एक्सेप्टेंस, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये अल्टीमेटली ल्यूइस कॉन्सेप्ट से आता है। तो न्यूक्लियोफाइल का हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोफाइल एक ल्यूइस बेस है। ल्यूइस बेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई मेंस में पूछा भी जाता है, नीट में भी सवाल आता है। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर ल्यूइस बेसेस, दे आर गुड बेसेस, दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए अगर ऑक्टेट फिलअप हो तो भी चलेगा, या इलेक्ट्रॉन रिच हो तो भी चलेगा। तो न्यूक्लियोफाइल की जब हम लोग बात करेंगे, न्यूक्लियोफाइल के केस में हम क्या क्राइटेरिया डिनोट करेंगे? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल्स है, न्यूक्लियोफाइल्स जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं, ल्यूइस बेस हैं। इनके टाइप्स क्या आ सकता है? पहला तो न्यूट्रल हो सकता है, इट मे बी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो सकती है। और क्या हो सकता है? न्यूट्रल माने ऑक्टेट फील्ड अप, जैसे कि सिस्टम मान लीजिए NH3 का कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, इसकी ऑक्टेट फील्ड अप है तो ये डोनेट कर सकता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे जैसे कि OH-, SH-, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज में आ जाती है। तो ये सब न्यूक्लियोफाइल्स हैं। न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड और एक कॉन्सेप्ट आती है
जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां एक बात जानना बहुत जरूरी है कि अगर साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कभी टाई हो जाए, इफ देयर इज ए टाई, देन साइज इज ऑलवेज ए डोमिनेंट फैक्टर। ये हर बार एक डोमिनेंट फैक्टर की तरह बिहेव करेगा, साइज हर बार डोमिनेंट होगा। सो इससे रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। और एक बात आपको बता दूं, ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, दिस इज ए काइनेटिक फेनोमेनन। ये एक काइनेटिक फेनोमेनन है, मतलब स्पीड डिपेंडेंट फेनोमेनन। ये स्पीड डिपेंडेंट है। मान लीजिए मेरे हाथ में एक छोटा सा पत्थर है और उसको मैं थ्रो करना चाहता हूं। अगर मैं ठीक अपने पास थ्रो करूंगा तो स्पीड जनरेट नहीं होगा, लेकिन मैं अगर रूम के कोने में थ्रो करने जाऊं तो मैं बहुत ज्यादा स्पीड से थ्रो कर सकता हूं, स्पीड जनरेट कर सकता हूं। न्यूक्लियोफिलिसिटी बस उसी के बारे में बताता है कि कोई एलिमेंट कितना फास्ट अटैक कर सकता है, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी अच्छी होगी। या फिर अगर कोई स्पीसीज में चार्ज तैयार है तो अटैक बहुत जबरदस्त होगा, बहुत अच्छा होगा। ये हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वो भी हम देख लेते हैं। पहले सवाल में आते हैं कि अगर दिया गया हमें OH माइनस और H2O, which is a better nucleophile? Obviously OH minus, because charge is already ready here. अगर हम लोग बात करते हैं NH2 minus and NH3, तो NH2 minus NH3 में NH2 minus एक better nucleophile है। अगर बात किया जाता है कि SH माइनस लिया गया और H2S लिया गया, कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है? ऑब्वियसली SH माइनस इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल। कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस में चलते हैं। मान लेते हैं कि CH3 माइनस, 6 में कार्बन आता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, तो हम ले लेते हैं NH2 माइनस, फिर इसके बाद OH माइनस और F माइनस, ये वेरिएशन हम लोग लेते हैं। अब मान लीजिए पूछा गया कि which one is a better nucleophile, तो हम क्या बोलेंगे? ये जो CH3 माइनस है, इस केस में CH3 माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ रिलेशन डायरेक्टली ऑपोजिट है। ऑपोजिट रिलेशन के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट में काम करते हैं, है ना। तो ये हम और एक कंसिडरेशन ले सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते रहेंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो डिक्रीज होती रहेगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। ये कमेंट हम कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लेता हूं एक इथॉक्साइड लिया गया, CH3 CH2O माइनस, दिस इज इथॉक्साइड, और लिया गया टार्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ये हमारी टार्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, इथॉक्साइड, एंड दिस इज टार्ट ब्यूटॉक्साइड। तो इथॉक्साइड और टार्शियरी ब्यूटॉक्साइड लेके अगर हम लोग काम कर रहे हैं, तो अगर पूछा गया बताओ किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो दो सवाल आता है यहां, which one has higher nucleophilicity, which one has higher basicity। मैं बेसिसिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूं कि बेसिसिटी है क्या चीज। बेसिसिटी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बेसिसिटी पहले ही इसके बारे में बताऊं, इट इज ए थर्मोडायनामिकल फेनोमेना। थर्मोडायनामिकल फेनोमेनन, ये थर्मोडायनामिकल फेनोमेना मतलब क्या बोलूं? दिस इज ए हीट
डिपेंडेंट फेनोमेनन, ये हीट पे डिपेंड करता है, हीट डिपेंडेंट फेनोमेनन। सो ये हीट डिपेंडेंट फेनोमेना है। मतलब अगर कोई ग्रुप बहुत बल्की होगा और स्टेबल हो रहा होगा तो आराम से H प्लस लेके कोई बेस स्टेबल हो जाएगा और उसके लिए बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो अगर कभी पूछा जाए तो बताओ बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है? तो हम ये बोलेंगे कि बेस जो है ये है यूनिवर्सल डोनर, ये यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको लोन पेयर दे सकता है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, इट डोनेट्स लोन पेयर, डोनेट्स लोन पेयर टू ऑल एक्सेप्ट H प्लस। ये सबको लोन पेयर डोनेट करेगा लेकिन H प्लस को डोनेट नहीं करेगा। ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। तो हम इस सवाल पे लौटते हैं, इथॉक्साइड और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। अगर बेसिसिटी की बात की जाए, मैं अगर इथॉक्साइड को 1 इसको 2 मार्क करूं तो बेसिसिटी जो बड़े साइज का ग्रुप है आसानी से H प्लस लेके स्टेबल हो जाएगा। तो बेसिसिटी के मामले में सेकंड का बेसिसिटी ज्यादा होगा, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। अब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी में आते हैं। हम देख सकते हैं यहां 3 प्लस आई ग्रुप है, 3 डोनर एटम्स है। क्योंकि यहां 3 डोनर एटम्स है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा और इस केस में डोनर एटम तो बस एक ही है, इथाइल। तो हिसाब से न्यूक्लियोफिलिसिटी इसी का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन कार्बन ठहरा एक छोटा सा ग्रुप, इसके पास इतना स्पेस नहीं है कि एकोमोडेट कर ले 3-3 मिथाइल को। तो यहां आ जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग क्या है अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें, मान लेते हैं कि एक बेंच में 3 जन बैठ सकते हैं, हम 3 जन की जगह 10 जन को बैठाने जाएंगे तो धक्का धक्की होगा और जो सबसे वीक होगा वो बेंच से चिटक जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस बस इसी कॉन्सेप्ट को बताता है। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण पहले का न्यूक्लियोफिलिसिटी दूसरे से ज्यादा होगा। लॉजिक इज स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये हो रहा है। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिसिटी का आइडिया। इससे रिलेटेड और कुछ सवाल हम देखते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल में आते हैं। अगर आपको पूछा गया कि NH3 और PH3 किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है? फास्फोरस का साइज बड़ा है नाइट्रोजन से और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो PH3 के केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर कोई आपसे कुछ ऐसा पूछ दे कि मान लो OH माइनस SH माइनस कौन ज्यादा है, साइज के कारण SH माइनस ज्यादा। लेकिन अगर SH माइनस और N3 माइनस जिसको एजाइड बोला जाता है, इनमें क्या है, तो हम इसका सवाल जो है उसका डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते। तो इसके लिए हमें एक तरीका याद करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग से वीक न्यूक्लियोफाइल का। तो हम वो तरीका आपको लिख देते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से याद करिए। सफलता की सनक इंडिया हॉलैंड की आजादी को बर्बाद करती है, फोकट में ऐसे तो कोई फंसे अल्कोहलिक पानी में। तो ये ऑर्डर है, हम देखते हैं इस ऑर्डर का मतलब क्या है। सफलता स्टैंड्स फॉर SH माइनस, दिस इज सल्फाइड आयन। सनक स्टैंड्स फॉर CN माइनस, दिस इज cyanide ion. India stands for I minus, this is iodide. Holland stands for OH minus,
that is hydroxyl, India, Holland, Azadi, N3 minus, this is azide, बर्बाद, बर्बाद माने Br माइनस, दिस इज ब्रोमाइड आयन, फोकट में स्टैंड्स फॉर PHO माइनस, दिस इज C6H5O माइनस, या फिर आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज फेनॉक्साइड आयन, एसेटो दैट इज CH3CO माइनस known as acetate ion, aceto, koi is Cl minus, that is chloride ion, Fa is F minus, that is fluoride ion, aceto koi Fa, alcoholic, that is ROH, pani mein means H2O. So this is the order of strong to weak न्यूक्लियोफाइल्स, SH माइनस सबसे ज्यादा, सायानाइड, आयोडाइड, एजाइड, ब्रोमाइड, फेनॉक्साइड, एसीटेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, ROH, वाटर। लेकिन यहां एक चीज नोट करने लायक है, अगर आपको RS माइनस दे दिया गया इट विल बी ग्रेटर देन SH माइनस, और अगर आपको OR माइनस दे दिया गया इट विल बी ग्रेटर देन OH माइनस। बस ये दो चीज हमें दिमाग में रखना पड़ेगा जब हम न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मेट इलेक्ट्रोफाइल में आते हैं, ठीक। तो अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के केस में। होता क्या है ये इलेक्ट्रोफाइल? हम तो न्यूक्लियोफाइल जान लिए, उसका वेरिएशन भी देख लिए, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या है। E प्लस दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब समझिएगा ठीक से, फाइल का मतलब होता है लव और अट्रैक्शन, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, तो जिसका इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन हो वो होगा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन किसका होगा? नेगेटिव के प्रति अट्रैक्शन किसका होगा? जो खुद पॉजिटिव होगा, इसीलिए हमने E प्लस लिखा हुआ है। तो कैसी स्पीसीज हो सकती है? पहली बात, ये न्यूट्रल हो सकता है, जैसे कि ZnCl2, AlCl3, या पॉजिटिव हो सकता है, जैसे कि H प्लस, Cl प्लस, ये हो सकती है पॉजिटिव स्पीसीज। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और क्या होगा? तो इनको इलेक्ट्रॉन की नीड है, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज ल्यूइस एसिड। तो हम लोगों ने जो एकदम स्टार्टिंग में शुरू किया था कि रिएजेंट प्लस सबस्ट्रेट, तो रिएजेंट हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया, उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया, और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमारा सबस्ट्रेट हो गया। और एक बात इसके बारे में बोल सकते हैं, ये सब या हाइपो ऑक्टेट सिस्टम है। दीज आर सब और हाइपो ऑक्टेट सिस्टम, जिसमें ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन होती है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद आता है इंटरमीडिएट। व्हाट इज एन इंटरमीडिएट? तो इंटरमीडिएट के बारे में हम लोग अब जानेंगे। इंटरमीडिएट होता क्या चीज है? इंटरमीडिएट, इसके बारे में बोलेंगे, इट इज ए शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज। ये एक ऐसी स्पीसीज है जिसकी लाइफ स्पैन बहुत कम है। अगर कोई इंटरमीडिएट की लाइफ स्पैन थोड़ी सी ज्यादा हो गई तो वो बिहेव करेगा मेजर प्रोडक्ट जैसा, वो मेजर प्रोडक्ट देगा। और अगर किसी इंटरमीडिएट की लाइफ स्पैन कम हो गई तो वो माइनर प्रोडक्ट देगा। तो अगर कभी आपको ऐसा सवाल पूछा जाए कि मान लो एक हम कार्बोकैटायन ले लेते हैं CH3 प्लस, क्या ये कभी प्रोडक्ट बना सकता है? आंसर इज नो, इट कैन नेवर बी ए प्रोडक्ट। ये कभी प्रोडक्ट नहीं हो सकता। अब सवाल आएगा क्यों नहीं हो सकता प्रोडक्ट? क्योंकि इंटरमीडिएट रिएक्टेंट
रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों मिला के जो रिएक्टेंट बनता है अटैक करने के बाद क्रिएट होती है और प्रोडक्ट बनने से पहले वैनिश हो जाती है। इसीलिए ये बस इंटरमीडिएट जो है, नाम भी इसीलिए पड़ा इंटरमीडिएट, जो बीच में रहता है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में कभी नहीं आता। इंटरमीडिएट कभी भी फाइनल प्रोडक्ट में नहीं आ सकता। और एक लॉजिक देख सकते हैं, इसकी ऑक्टेट फिलअप नहीं है तो इसको जब भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये अपना ऑक्टेट फिलअप कर लेगा, तो प्रोडक्ट कभी ये बन नहीं सकता। तो इंटरमीडिएट कैन नेवर बी ए प्रोडक्ट। अब इसके थोड़ा वेरिएशंस देख लेते हैं कि कितनी वैरायटी के इंटरमीडिएट्स पॉसिबल है। पहला वैरायटी है कार्बोकैटायन, जिसको हम लोग C+ से नाम देते हैं। दूसरा है कार्बोएनायन, जिसको हम C- लिखते हैं। तीसरा है कार्बन फ्री रेडिकल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं C. से। और फोर्थ इज कार्बीन, यहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज CH2। ये हो गई कार्बीन। बाकी और दो वेरिएशंस भी हम लोग देखते हैं। और दो वेरिएशंस में 5th नंबर पे आता है नाइट्रीन। फिर आ जाती है बेंजाइन, ये हो गई हमारी बेंजाइन। ये है हमारे टोटल इंटरमीडिएट के फॉर्मेशंस। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, जो पहला वेरिएशन है उसमें हम लोग आएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज के बारे में, फिर हम स्टार्ट करेंगे कार्बोकैटायन के बारे में। सो फॉर्मल चार्ज जानना क्यों जरूरी है? यहां फॉर्मल चार्ज हम जानेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम कोई आयन को पॉजिटिव क्यों लिखते हैं, कोई आयन नेगेटिव क्यों है, ऐसी चार्ज स्पीसीज आई कहां से, तो हम जानते हैं। सबसे पहले हम जनरल फॉर्मेट में लिख लेते हैं OH-, लेकिन हम सवाल नहीं करते कि OH- ही क्यों, पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ या न्यूट्रल क्यों नहीं हुआ, व्हाई OH इज नेगेटिव। लेट्स चेक आउट। देखते हैं हम लोग, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। हम लोग जानते हैं कि एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 हो गया, तो हम देख सकते हैं ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 और 2 8, ऑक्सीजन की ऑक्टेट फिलअप। हाइड्रोजन ड्यूप्लेट फॉलो करता है तो 2। अगर हम इंडिविजुअल कैलकुलेशन करने जाएं, हर एक एटम का अलग अलग कैलकुलेशन करें, तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहां ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और हाइड्रोजन का 1, तो 6 और 1 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऑक्सीजन का इंडिविजुअली। लेकिन ऑक्सीजन के बारे में हम लोग जानते हैं, एकदम बेसिक में लौटते हैं, एटॉमिक नंबर 8, सो 2,6, लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन है कितने? 7। इसी कारण से हम यहां एक माइनस चार्ज लिखते हैं, इसीलिए हाइड्रोक्सिल आयन हुआ OH-। अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं, H3O+, देख लेते हैं। ये हमारी हो गई H3O+। अब हम चेक करते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 2, टोटल हो गया 8। सो ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो 1 2 3 और 2 5, इंडिविजुअल कैलकुलेट करते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हुआ, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स 5, लेकिन ऑक्सीजन में होना कितना चाहिए? 6, तो हम क्या लिखेंगे? प्लस। दैट्स वाई H3O+ हाइड्रोनियम आयन में प्लस लिखा जाता है। हम वाटर का कंसिडरेशन भी लेते हैं, मान लेता हूं वाटर न्यूट्रल क्यों है, देख लेते हैं। दिस इज आवर वाटर। सो 2 बॉन्ड माने 4 इलेक्ट्रॉन और 4, 5 6 7 8, तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो इंडिविजुअल गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो इसमें लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए?
6 ही होना चाहिए, इसीलिए हम वाटर में कोई चार्ज नहीं लिखते। तो ये अंडरस्टैंडेबल है आपको फॉर्मल चार्ज, जो हम पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फॉर्मल चार्ज का, दैट इज फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इंटू लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट अभी एकदम जरूरत नहीं है फॉलो करने की, हम इससे तुरंत फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं जो 2 सेकंड में हो जाएगा, है ना। अब हम आते हैं हमारी जो करेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज आर कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि होता क्या है कार्बोकैटायन। सो पहला पॉइंट C+, क्या इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ड्रॉ करते हैं, दिस इज आर कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन में आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, इस केस में 3 बॉन्ड है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। सो इट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन। और क्या बोल सकते हैं, इसका फॉर्मल चार्ज कितना है, फॉर्मल चार्ज दैट इज +1। लोन पेयर कितना है, 0 लोन पेयर, तो इसमें कोई लोन पेयर है नहीं। कार्बन के बारे में एक चीज बता दूं, कार्बन हर बार एक्साइटेड स्टेट में रिएक्ट करता है, इसी कारण से कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, जो मॉडर्न डेफिनेशन है वैलेंसी का, दैट इज टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज वैलेंसी। हम पुराना कॉन्सेप्ट में पढ़ते थे वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, है ना। सो कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें अवेलेबल नहीं है, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0। और क्या बोल सकते हैं, अगर इसकी मैं ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करूं, ये एक p ऑर्बिटल है, ये और एक p ऑर्बिटल है, सो इट हैज वैकेंट प्योर p ऑर्बिटल, इसके पास प्योर p ऑर्बिटल की प्रेजेंस है। इसकी अगर एग्जैक्ट 3D हम लोग सोचें, ये बोर्ड अगर कार्बन हुआ तो एक लोब बोर्ड के अंदर और एक ऐसे बोर्ड के बाहर है, परपेंडिकुलर एग्जैक्टली सिचुएट कर रहा है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन में आ जाते हैं, क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर नहीं है, सो इट विल बी 3 इक्वल टू sp2। sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लैनर जियोमेट्री आ जाएगी इसकी। इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कार्बोकैटायन एक डायामैग्नेटिक स्पीसीज हुआ। क्योंकि इसमें N0 है तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 बोर मैग्नेटन आ जाएगी। Bm क्या है, Bm का मतलब होता है EH/4πmc, ये हो गया बोर मैग्नेटन का मतलब। सो ये हुआ हमारा कार्बोकैटायन का कॉन्सेप्ट। साइमल्टेनियसली अगर हम कार्बो एनायन को डिस्कस करते हैं, C- कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 और एक लोन पेयर, तो ऑक्टेट फिलअप हो गई। तो आप अच्छे से गिनिए, 1 2 3 और 2 5, 2 4 6 8, तो ओवरऑल कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना लोन पेयर आ गया इस केस में। अगर हम C- की बात करते हैं तो इस केस में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इसमें ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज कितना है, चार्ज इसका हो गया -1। कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट, एक लोन पेयर इसके पास है। क्या प्योर p ऑर्बिटल है, जी नहीं, इसके पास कोई प्योर p ऑर्बिटल नहीं है। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसकी क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, तो 3 1 4, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। 4 एलिमेंट नहीं है इसमें, 4 एटम नहीं है, एक लोन पेयर जगह ले रहा है, तो इसकी जियोमेट्री को हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल जियोमेट्री। सो इसकी जियोमेट्री के बारे में बोलेंगे, ये है ट्राइगोनल पिरामिडल जियोमेट्री, ये दिखाएगा। सो ये हो गई हमारी कार्बो एनायन की फॉर्मेशन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग आते हैं कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन के बारे में हमें आइडिया मिल गया। थर्ड आते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। ये कार्बन फ्री रेडिकल होता क्या चीज है, C डॉट, इसको बोला जाता है कार्बन फ्री रेडिकल।
तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक डॉट। सो अगर हम कार्बोकेटायन कार्बोएनायन में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट लेना चाहें तो कार्बोकेटायन एक इलेक्ट्रोफाइल होगा, जहां की कार्बोएनायन एक न्यूक्लियोफाइल होगा जो डोनेट कर सकता है। तो इसके केस में क्या बोलेंगे, इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है। पहली बात, इट इज ए पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें, डॉट की कैलकुलेशन नहीं होती, एक इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन नहीं होती। सो 3 सिग्मा का मतलब 3, सो ये हो गई हमारी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो कार्बन फ्री रेडिकल जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अच्छा, और क्या बता सकते हैं, क्या ये लोन पेयर ले सकता है? जी नहीं, 9 हो जाएगा ले लेगा तो। क्या ये डोनेट कर सकता है? जी नहीं। सो इट इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं है और ये न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है, ये किसी की तरह बिहेव नहीं करेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में आइडिया। सो इसमें ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा अगर पूछा जाए, इट इज हैविंग ओवरऑल 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम आ जाते हैं कार्बीन पे। हमारा जो 4th पॉइंट था, ये हमारी 3rd पॉइंट थी, कार्बीन, दैट इज CH2। ये हो गई हमारी कार्बीन। ड्रॉ कैसे करेंगे इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4, 2 बॉन्ड माने 4 और 2, टोटल कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बीन में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, माने ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। सो इट कैन बिहेव एज ए लीव्स एसिड। सो कार्बीन होते कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगलेट और दूसरा होता है ट्रिपलेट कार्बीन। सो सिंगलेट कार्बीन का क्या केस है, सिंगलेट कार्बीन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। दिस इज आवर सिंगलेट कार्बीन। यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ रहता है, इसका मतलब दे हैव 1 फील्ड ऑर्बिटल। 2 इलेक्ट्रॉन पास पास है तो रिपल्जन ज्यादा होगा। सिंगलेट कार्बीन होता है लेस स्टेबल इसी कारण से, और ये होता है डायामैग्नेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक डायामैग्नेटिक स्पीसीज है सिंगलेट कार्बीन। वहीं अगर हम ट्रिपलेट ड्रॉ करना चाहें तो ट्रिपलेट कुछ इस तरीके से दिखेगा, इट लुक्स लाइक दिस, दिस इज ट्रिपलेट कार्बीन। सो इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक, दिस इज ए पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। ट्रिपलेट के बारे में और एक बात बता दें, ट्रिपलेट की एनर्जी कम होती है तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो हर एक सिंगलेट कार्बीन की टेंडेंसी होती है कि ट्रिपलेट कार्बीन बन जाए ताकि ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सके। ये एक अनफुलफिल्ड ऑक्टेट सिस्टम है, सो हाइपो ऑक्टेट हम इसको बोल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बीन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नाइट्रीन में। सो नाइट्रीन, नाइट्रीन क्या है, नाइट्रीन भी अगर हम लोग इसको ड्रॉ करना चाहें तो NH, तो ओवरऑल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया। नाइट्रोजन के लास्ट में होता कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 होता है। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी है, कोवैलेंसी होती है 4, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। और अगर इसकी हम वैलेंसी के बारे में बात करें, इसके आउटर मोस्ट में ओवरऑल 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसको हम नाइट्रीन, एज़ाकार्बीन, इमिडोजेंस, इन सब नाम से जानते हैं। तो नाइट्रीन के केस में अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो NH के साथ सिंगल बॉन्ड में कनेक्टेड है, तो 1 2 और 2 4। तो ओवरऑल नाइट्रीन में और कितना बॉन्ड होना चाहिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 4 6, ये पॉसिबल है। तो इसके लास्ट में भी हमारी 6 इलेक्ट्रॉन्स होती है।
मतलब ये कार्बीन जैसा ही है, इसका भी सिंगलेट और ट्रिपलेट फॉर्मेट रहता है। जनरल हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें, कार्बीन में जैसे हम लोगों ने देखा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, तो यहां भी सेम हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटीज होती है। सिंगलेट कार्बीन का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ट्रिपलेट का बात कर रहे हैं तो sp और sp2 दोनों पॉसिबल है। नाइट्रीन में भी सेम केस एप्लीकेबल है। बेंजाइन के बारे में अगर हम लोग बात करें, बेंजाइन कुछ इस तरीके से दिखता है। दिस इज ऑल अबाउट बेंजाइन। बेंजाइन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो रिएक्शन में ही, रिएक्शन के मिड में प्रोड्यूस होता है और फाइनली वैनिश हो जाती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के टाइम, है ना। तो ये था हमारा आज का टोटल लेक्चर। तो हम नेक्स्ट डे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।